नमस्कार, मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का साझा कार्यक्रम। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अभी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। पिछले एक डेढ़ महीने से वहां हिंसक आंदोलन, उग्र प्रदर्शन चलता रहा है और स्थिति ऐसी आई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और फिर इस्तीफा ही नहीं देना पड़ा, अपना देश भी छोड़ना पड़ा। इन्हीं मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रभात कुमार जी हैं जो लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। हालांकि हम में से कोई भी इंटरनेशनल मामलों के कोई जानकार नहीं है, लेकिन चूंकि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, तो जो कुछ चल रहा है फिर उसका असर भारत में क्या पड़ रहा है, यहाँ उसको लेकर के जो सर्वदलीय बैठक हुई है या दुनिया के देशों को क्या सबक लेनी चाहिए इस घटना से, इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सीधे आते हैं प्रभात जी के पास। प्रभात जी, आपके पास जो कुछ ताजा जो जानकारी है बांग्लादेश को लेकर, या जो छात्रों का उग्र प्रदर्शन हुआ लगातार कई सप्ताह से बांग्लादेश में चला और स्थिति ऐसी आई कि कुर्सी छोड़नी पड़ी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को। क्या है आपके पास जानकारी, क्या है ताजा? बांग्लादेश में जो घटनाएं अभी लगातार चल रही है उस पर पूरे देश और दुनिया की नजर है। अमेरिका के भी दूतावास जो बांग्लादेश का है उस पर भी आज हमला हुआ और वहां जो आरक्षण विरोधी छात्र थे और जो इस आंदोलन को चला रहे थे उनका हमला हुआ है और जो भी वहां कॉन्सुलेट थे उनको हाथ जोड़नी पड़ी है और अपने बचाव के लिए। अंतिम खबर तो नहीं मिल सकी है। इस बीच आज जो बांग्लादेश का जो विमान कल जान बचाकर किसी तरह से शेख हसीना को भारत लेकर आया था वो लौट गया है। अभी यह जानकारी नहीं है कि भारत में है या कहीं और शेख हसीना, लेकिन शेख हसीना को लेकर उनको राजनीतिक शरण देने की बात हो रही है। बांग्लादेश की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बांग्लादेश लेकिन कुछ चैनल ये चला रहा है प्रभात जी कि अभी शेख हसीना भारत में ही है। अभी एक दो दिन मतलब कुछ दिन शरण देने की बात हो रही है। हो सकता अभी वहां से ब्रिटेन से कोई हरी झंडी नहीं मिली है शरण देने को लेकर। निश्चित तौर पर, लेकिन यह बात भी स्पष्ट नहीं किया गया। आज कैबिनेट में ये सर्वदलीय बैठक भी हुई है और इस पर चर्चा भी हुई है। प्रधानमंत्री के साथ विरोधी दल के नेता राहुल गांधी समेत तमाम दलों के नेता इस संकट को लेकर आज बैठे थे और बांग्लादेश के मामले को बहुत गंभीरता से लिया गया है। कारण इसका जो भी हो, लेकिन जो मुझे दिख रहा है, जो कुछ परिस्थितियां भारत और बांग्लादेश की एक जैसी है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उसके बारे में जो ताजा जानकारी है वो मैं बता दूं कि बिहार से बांग्लादेश की सीमा बहुत हद तक नजदीक है, काफी दूरी नहीं है। कटिहार में एक रास्ता भी है जहां जो जुड़ता है बांग्लादेश के सीमा से, और उधर से जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उस समय भी बड़ी घुसपैठ हुई थी, काफी लोग आए थे और तो बड़ी भारत की सेना और भारत के तमाम राजनीतिक इस मामले को सतर्क है। आज जो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है वो आज नॉर्थ परगना में गए, जिला में गए थे, बंगाल के नॉर्थ परगना में गए थे और उन्होंने सीमा क्षेत्रों का दौरा किया है। निश्चित तौर पर मैं जोड़ना चाहता हूँ प्रभात जी, एक मिनट मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश बना था और 73 में पहला आम चुनाव हुआ था और 75 में शेख हसीना के पिताजी शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी और पूरे परिवार को भी, और जो उनके सुरक्षा में जो स्टाफ थे उनको, और सेना के कुछ जो जूनियर अधिकारी
हैं उन सब ने मिलकर के, तो वो 71 से लेके 75 के बीच का ये सब कुछ चला। उसके बाद तो खैर तख्ता पलट हुआ और कई बार जो स्थितियां आई है वो आप दुनिया की नजर में। जी जी। जी लेकिन 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश को भारत ने मुक्ति सेना भेजकर आजाद कराया था, और उस समय जो स्थिति हुई थी, और जब तख्ता पलट हुआ था शेख मुजीबुर रहमान का, आपने सही कहा, और उस समय जो वहां बहुत मारकाट मचा था और जिस तरह की स्थिति थी, उसमें जो कई भारतीय थे वो भागकर भारत आए थे और बड़ी संख्या में शरणार्थियों ने भारत में शरण ली थी। मेरा कहने का तात्पर्य यह था, आज भी स्थिति लगभग वैसी ही है। भले ही टीवी मीडिया या तमाम चीजों पर इस बात को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है कि हिंदू मंदिरों पर को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, और जो वहां भारत का जो भी वहां पर धरोहर है उसको भी तोड़ा जा रहा है। कल मैंने देखा कि शेख मुजीबुर रहमान की जो प्रतिमा थी उसको भी तोड़ा जा रहा था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं। हिंदू और मुसलमान के बीच इसको डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए, क्या है कि बहुत सारे मुस्लिम भी वहां ऐसे हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं, वहां कारोबार करने के कारण, नौकरी पेशा करने के कारण, डॉक्टरी करने के कारण, पढ़ाई के कारण, या किसी संस्थान में नौकरी करने के कारण भी वहां हैं, और इनकी अच्छी खासी संख्या है। और भारतीय जो मैंने जो मुस्लिम हैं उनको लेकर जो बांग्लादेश का नजरिया है वो बहुत खराब रहा है, और वहां बंगाली मुसलमान और भारतीय मुसलमान का भी एक बड़ा विभेद है, और वहां की राजनीति में भी रहा है, और यह संघर्ष का एक बड़ा कारण भी रहा है। हम लोग बहुत आज 24 लोगों को जिंदा जला दिया गया है, एक होटल में आग लगा दी गई है। जी जी। तो उसमें तो कई कोई तरह हिंदू की मुस्लिम करके है नहीं, एंगल एक देने की कोशिश भी हो रही है। कोशिश की जा रही है, लेकिन हर चीज को भारत की मीडिया जिस तरह से हिंदू और मुसलमान को लेकर परोसती है, कम से कम जो इस संवेदनशील समय में जो इतना सेंसेशनल इशू है और टाइम है, इस पर इस तरह की बात से बचना चाहिए। भारत के इर्द गिर्द जितने लोकतांत्रिक देश थे, चाहे अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, जितने भी मुल्क हैं, जो पास पड़ोस के मालदीव में भी जो हुआ अभी आपके सामने है, और अब बांग्लादेश में एक लोकतांत्रिक सरकार को गिराया गया है। एक लोकतांत्रिक सरकार वो है, उनका गृह युद्ध है, घर का झगड़ा है, इसमें हमारा बोलना कोई उचित नहीं है। अगर किसी कारण से वहां लोकतांत्रिक सरकार गिरी है तो पूरा दुनिया चाह रहा है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि वहां फिर से लोकतंत्र बहाल हो और कोई लोकतंत्र की सरकार वहां बने। कोई जिसकी भी बनना है बने, उनका अपना जो अंदरूनी मामला है उसको हल लेकिन करें। एक चीज, एक अच्छी बात आई है, प्रभा जी रोकेंगे थोड़ा। एक अच्छा मैसेज ये है कि बांग्लादेश के जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी थे, उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के बाद जो अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में नोबेल विजेता को जो नोबेल पुरस्कार भी है। हाँ। आमंत्रित किया है, मोहम्मद यूनुस को। निश्चित तौर पर अगर इस हाँ, तरह लेकिन का सेना को भी एक तरह से वो कहा कि वो सेना इस इधर नजर न कराए, मतलब हाँ, सेना सत्ता पलट न करे या सत्ता पर सेना का हस्तक्षेप न हो, ये उन्होंने साफ कहा है। मतलब लोकतंत्र बहाल करना प्रदर्शनकारी भी चाह रहे हैं, एक अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, निश्चित तौर पर अच्छी बात है। हम जिस मुद्दे पर आना चाहते हैं कि भारत में भी जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आरक्षण, संविधान और जनतंत्र को लेकर, जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत में जो स्थितियां बनी रही, और आज भी जो कशमकश स्थिति है, जिस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियां लोकतंत्र को अस्थिर करने में लगी रहती है, कहीं ना कहीं से आतंकवादी और जो गैर लोकतंत्र विरोधी आंदोलन है उसको शक्ति देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको समर्थन साम्राज्यवादी शक्तियों का ही रहता है। और उन मुल्कों का क्या नाम गिनाना, लेकिन भारत के सामने तत्काल खतरा
चीन से है, और चीन इसके पहले भी जिस तरह से नेपाल में कर चुका है, भूटान में जो उसकी स्थिति बनी हुई है भूटान की, और वहां जिस तरह से कोशिश हो रही है, और अब जब बांग्लादेश का मामला है, तो भारत के लिए यह बहुत संवेदनशील समय है, और भारत को कम से कम अपने देश में जो बांग्लादेश में घटना घटी है वह नौबत नहीं आए, इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, चाहे पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के। जो भी हमारे नेता हैं, जो भी हमारे सांसद विधायक, या जो भी हमारे राजनेता हैं। प्रभा जी, मेरा जो सवाल है कि जहां भी श्रीलंका की बात हो, श्रीलंका में 2022 में जिस तरह वहां के राष्ट्रपति भवन में लोगों ने एक तरह से घुसकर तोड़फोड़ की और राष्ट्रपति राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ा, तो आर्थिक संकट से देश गुजर रहा था, खाने पीने की सामग्री और दवाओं की कमी हो गई थी। और बांग्लादेश का जो मसला है, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो एक आरक्षण के खिलाफ हो रहा है। भारत के लोग समझेंगे कि जो यहाँ आरक्षण है वही आरक्षण बांग्लादेश में तो नहीं है। तो ये अगर क्लियर कर दें कि बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो चल रहा था वो किस तरह का आरक्षण था, ये आपके पास है कुछ इनपुट इस पर? देखिए, वहां जो मैंने कोर्ट का एक बार फैसला आया, फिर कोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया गया, लेकिन उसके बारे में मेरे उसमें पास जो था बहुत ना प्रभा जी, मुझे जो जानकारी 1971 में जो बांग्लादेश की आजादी को लेकर के जो लड़ाई चल रही थी पूर्वी पाकिस्तान को अलग करने को लेकर, तो जो स्वतंत्रता सेनानी उन्हें घोषित किया गया, उनके लिए सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण कर दिया गया था, उसकी व्यवस्था कर दी गई थी। उसी के खिलाफ ये आंदोलन था। भारत का आरक्षण बिल्कुल अलग है, वो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए था जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में लड़े। जैसे बिहार में जेपी मूवमेंट के में जो लगे लोग हैं उनको पेंशन मिलता है, तो वो अलग तरह का है आरक्षण। भारत के लोग ये न समझे कि जो भारत में आरक्षण, जातिगत आरक्षण जो मिलता रहा है उस तरह का आरक्षण था। जी, लेकिन संतोष जी, हम एक बात पर आने चाहते हैं कि भारत में जिस तरह से सांप्रदायिक द्वेष बढ़ रहा है, जिस तरह जातीय द्वेष बढ़ रहा है, और उसमें आरक्षण, संविधान और साम्राज्यवादी ताकत और सत्ता को लेकर जो एक अलग तरह की भूख या अलग तरह की इच्छा है, उसको लेकर जिस तरह से टूट की संभावना बन रही है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कौन सा मामला किस तरह तूल पकड़ ले, और उसमें कोई विदेशी ताकत और जो विदेशी एजेंसीज है किस तरह से उसमें अपना हाथ सेक ले। आपको याद होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें जो आंदोलन हो रहा था, मैंने कांग्रेस हो या फिर बाकी नॉर्थ ईस्ट के, कांग्रेस के शासनकाल में भी हो रहा था, और जब मैंने भाजपा के शासनकाल में भी हो रहा था, या एनडीए के शासनकाल में भी हो रहा था, वहां जिस तरह से हो रहा था, तो उनको जिस तरह से संरक्षण था, वो एक तरह से देशद्रोह की कोशिश ही तो थी। मिजोरम में हुआ, जिस तरह से मिजोरम आंदोलन को आप देखिएगा, नागा आइलैंड आंदोलन को देखिएगा, मणिपुर की घटना अलग है, मैं मानता हूं कि मणिपुर की, लेकिन कोई मौका इस देश के राजनेताओं को नहीं देना चाहिए जिससे कि कोई खालिस्तान आंदोलन इस देश में पनप जाए। आज हमारे एक प्रधानमंत्री का बलिदान इसी गलती के कारण हो गई। ठीक है, किसी न किसी कारण से किसी मामले में हम ध्यान नहीं दिए, और जो भारत विरोधी शक्तियां हैं उनका घुसपैठ हो गया। तो प्रभा जी, मैं यहाँ रोकूंगा 1 मिनट प्रभा जी। वो मैं मानता हूं कि विदेशी ताकतों का हाथ कहीं ना कहीं जब किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति आती है, राजनीतिक अस्थिरता का दौर आता है, तो जो उसके दुश्मन देश होते हैं या पड़ोसी दुश्मन देश या फिर विदेशी ताकतें, वो उस आग में हाथ तापने की कोशिश करती है। लेकिन इस पर हम आना चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा था, सिर्फ वो छात्र आरक्षण के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो जो शेख हसीना की तानाशाही जो चल रही थी, अभी इलेक्शन में पिछले दिनों विपक्ष ने वो बायकॉट कर दिया, इलेक्शन में भाग ही नहीं दिया। जिस तरह से हर संवैधानिक संस्थाओं को या बाकी चीजों को कुचलने की कोशिश हुई, तो लोकतंत्र को एक तरह से तानाशाही उसका भी गुस्सा रहा होगा।
इसको ये भी देखिए नहीं नकारा जा सकता है। नहीं, देखिए जो भी पूरी दुनिया का इतिहास है, हिटलर का इतिहास है, मुसोलिनी का इतिहास है, तमाम तानाशाहों का इतिहास है। आज यूक्रेन और रसिया का युद्ध हम लोग के सामने है, जो अभी चल ही रहा है, खत्म भी नहीं हुआ है। फिलिस्तीन और तो इजराइल का वो चल रहा है, वो फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई चल रही है। कई तरह की स्थितियां परिस्थितियां पूरा अलग अलग है, दुनिया, लेकिन जी अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति तानाशाही प्रवृत्ति को अपनाएगा और तानाशाही, अगर अब जो युग जमाना बदल चुका है, उसमें तानाशाही व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल सकती है, और लोकतांत्रिक शक्तियों को कुचलने का जो भी प्रयास करेगा उसको इस तरह की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। हम इसके बारे में बहुत कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। खालिदा जिया और ये शेख हसीना की लड़ाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह उनके, लेकिन जहां तक लोकतंत्र और जो लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं, संविधान है और जो व्यवस्थाएं हैं, उसके खिलाफ अगर कोई सरकार जाती है, अगर वो किसी न किसी तरह से अगर अपने ढंग से सत्ता और शासन के साथ साथ पूरे देश को अगर अपने कब्जे में लेने की कोशिश करती है, तो विद्रोह स्वाभाविक है। वो भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, आखिर हम लोग जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह इतना बड़ा हुआ, तो उसका भी तो यही कारण रहा होगा कि जिस तरह से हमारी व्यवस्था को तोड़कर अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था हम पर जो थोपा था, उसके खिलाफ हम लड़े। कितने साल प्रभात जी, लड़े, 100 साल। दक्षिण एशिया के जो देश हैं, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल भी हो, सब जगह कुछ न कुछ सत्ता पलट की घटनाएं हुई या सत्ता संघर्ष हुआ, और एक तरह से लोकतंत्र दम तोड़ता हुआ, डेमोक्रेसी दम तोड़ता हुआ नजर आया। लेकिन भारत आजादी के बाद 70-75 साल के बाद भी लोकतंत्र इतना मजबूत है, तो एक तो इसका क्या कारण आप देखते हैं, और फिर इस बांग्लादेश की इस घटना से क्या सबक देश, खास करके दुनिया के देशों को और इधर दक्षिण एशिया के देशों को क्या सबक लेनी चाहिए? देखिए, भारत में लोकतंत्र के मजबूत होने का कारण है कि तमाम विवाद के बावजूद हमारी जो घरेलू विवाद है, जो हमारा माने मतभिन्नता है, राजनीतिक में भी जो अंतर है, या जिस तरह से हम राजनीतिक लड़ाइयां लड़ते हैं, उसके बावजूद हम अपने राष्ट्रीय हित के को सर्वोपरि मानते हैं। राष्ट्र को लेकर हम हमेशा सजग रहते हैं। कोई विदेशी ताकत या कोई विदेशी भारत पर अगर ना नजर उठाकर देखता है, तो वह पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों उसको करारा जवाब देता है, और उस मुद्दे पर हम लोग सब एक साथ होते हैं। काहे कि भारत वह देश है जो कितने शताब्दियों तक अपने गुलामी में जकड़ा रहा है और बहुत मुश्किल से आजादी पाई है। तो यह दर्द, यह वेदना भारत के लोगों को है, और भारत के लोगों के बीच अभी संवेदना आजादी को लेकर, स्वतंत्रता को लेकर, लोकतंत्र की जो संस्थाएं हैं उनको बचाने को लेकर बची हुई है, और उनका उस पर से भरोसा नहीं उठा है। जिस दिन इस पर से भरोसा उठ जाएगा, उस दिन भारत में भी यह परिस्थिति पैदा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस भरोसा को जो भी सत्तारूढ़ दल है, जो भी विपक्ष है, जो भी राजनेता है, इस जनता के इस भरोसा को बनाए रखना उनका बड़ा धर्म है। अगर वो इसको टूटने देंगे, अगर वो टूटता है, तो कहीं ना कहीं इसमें वही घटनाएं घट सकती है, वही खतरा हो सकता है जो बांग्लादेश में था। जी, एक और बड़ी बात है कि हमारे देश में जो राजनीति है, उससे बिल्कुल सेना का हस्तक्षेप राजनीति में नहीं है, और न ही यहाँ के जो पब्लिक जो संस्थाएं हैं उस पर नहीं है, वो बिल्कुल सेपरेट है। एक तो ये मुझे कारण और दिखता है। दूसरा कि सर्व धर्म समभाव की भावना है, विविधता भरा देश है, और अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग ये है। लेकिन जब विदेशी ताकतें जब नजर उठाती हैं, तो पूरा
देश एकजुट हो जाता है। और मुझे जो लगता है कि दुनिया के देशों को एक सबक ये ज़रूर लेना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, कि जो भी शासक रहे, जनता की सुने, खुद अपनी चीज़ें थोपे नहीं, जनता की सुने और लोकतंत्र की जो संस्थाएँ हैं, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दें। तो तभी जाकर के ये देश लोकतांत्रिक जो संस्थाएँ हैं, जड़ें और मजबूत होंगी। और जो बिल्कुल राजनीतिक स्वार्थ के लिए जो संस्थाओं का, कानून का दुरुपयोग लोग करते हैं, वो और अभी एक सुप्रीम कोर्ट का जो आया है आरक्षण को लेकर, चूँकि आरक्षण बांग्लादेश में आरक्षण को लेके चल रहा है मामला, वो आरक्षण अलग है। लेकिन भारत में भी एसटी आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए हैं, उसको लेकर के 21 अगस्त को दलित एससी, और ओबीसी समुदाय के लोग आंदोलन भारत बंद करने को का ऐलान कर चुके हैं। तो इसको लेकर के भी गाहे-बगाहे लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। तो सत्ता पक्ष को भी, विपक्ष को भी संयम के साथ सत्ता पक्ष को भी आंदोलनकारियों की बात सुननी चाहिए। छात्रों का आंदोलन हो, किसानों का आंदोलन हो या कोई भी आंदोलन हो, आंदोलन डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। इसलिए आंदोलनकारी की बात सुननी चाहिए, सत्ता को, चाहे भारत की सत्ता हो या बांग्लादेश की सत्ता। जी। मैं एक अंतिम बात ये कहना चाह रहा था कि भारत में जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति सेना के प्रमुख होते हैं, प्रधानमंत्री के कमांड में सेना नहीं होती है। और सेना को निश्चित तौर पर पार्लियामेंट और जो माने वो प्रधानमंत्री की शक्तियां हैं उसमें बहुत सीमित रखा गया है। अन्य देशों के संविधान के बारे में बहुत कुछ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन यह भी एक भारत में एक बचाव का कारण है, जिसके कारण सेना किसी मामले में सीधा सीधा हस्तक्षेप नहीं करती है। जब तक बिना राष्ट्रपति के आदेश के राष्ट्रपति एक प्रधानमंत्री से ऊपर जब भी आपातकाल इमरजेंसी होता है, जब भी कोई महत्वपूर्ण स्थिति में एक सुप्रीम पावर हो जाता है। तो ये जो सुप्रीम पावर की व्यवस्था भारत में है वो इन चीजों से भारत को बचा लेता है। नंबर जी, 2, बिल्कुल। आपने जो कहा कि आंदोलन और जो जनतंत्र में अधिकार है उसको लेकर निश्चित तौर पर जो भी सत्तारूढ़ दल है, खासकर शासक दल को बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। विपक्ष की उसमें बड़ी भूमिका नहीं है, लेकिन शासक वर्ग की बड़ी भूमिका है। और उनको हमेशा जो भी न्याय संगत मांग है, जो न्याय संगत आंदोलन है या उसमें अगर कुछ त्रुटि भी है तो उसको आपस में बैठ के विचार करके उसको शांति से हल करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो उग्र रूप नहीं धारण करे। चाहे मणिपुर हो या मिजोरम हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, या ओबीसी का आरक्षण हो या किसान आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलितों का छात्र आरक्षण आंदोलन। हो, कोई भी मामला हो, उसको बहुत संवेदना से देखने की जरूरत है। जिस तरह से भारत चारों तरफ से एक ऐसी शक्ति से गिरती जा रहा है, माने गिरते जा रहा है, जो विरोधी शक्ति कहने में गुरेज नहीं है कि चाइना जिस तरह से भारत की चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है और कुछ साम्राज्यवादी शक्ति भी भारत पर नजर गड़ाए हुए है, ऐसी स्थिति में भारत को बहुत सावधान रहने की जरूरत है और उनको अपने देश पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ना चाहिए जहां किसी का घुसपैठ हो सके। बिल्कुल। तो इस एपिसोड में इतना ही। बांग्लादेश से संबंधित जो ताजा अपडेट्स हैं और उससे क्या सबक दुनिया के देशों को लेना चाहिए, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। मुझे आशा है यह बातचीत आपको अच्छी लगी हो और ऐसी विकट परिस्थिति में भारत के तमाम संगठनों को, पक्ष और विपक्ष को एक साथ मजबूती के साथ खड़ा होकर के कुछ सही दिशा में निर्णय ले और पूरा देश एकजुट है और ऐसे हालातों से निपटने के लिए तैयार भी है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।